नमस्ते बच्चों। तो अभी हम देखेंगे चंद्रगहना से लौटती बेर का सेकंड पार्ट, कविता जो केदारनाथ अग्रवाल जी ने लिखी है। कवि जब चंद्रगहना स्थान से लौट रहे हैं गांव से, तो गांव की प्रकृति देखकर, जो वहां के खेत खलिहानों को की खूबसूरती देखकर कितना अ, उनका कैसे मानवीयकरण उनका करते हैं और किस तरह उनका असाधारण खूबसूरती उनमें देख रहे हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया, श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। कभी देख रहे हैं वहां जहाँ पोखर में, पोखर का अब देख रहे थे कि वहां बगला बैठा हुआ है मछली पकड़ने के लिए, तभी वो देखते हैं कि एक एक छोटी सी काली चिड़िया जो श्वेत पंखों वाली, जिसका थोड़ा सा माथा काला होता है, गाँव में अक्सर दिखाई दे जाती है। वहां पे वो किस तरह से एक अचानक झपट्टा मार के पानी में से, पोखर में से एक मछली को उठा के चली जाती है। और जब वो उस चिड़िया को देखते हैं उड़ते हुए, तभी उसकी नजर ऊपर दूर पड़ती है, और जहाँ पे उनको दूर वहां पे रेल की पटरियां दिखाई देती हैं, थोड़ी ऊंची भूमि पे, क्योंकि वो चिड़िया को देख रहे होते हैं कि किस तरह से चिड़िया उस मछली को ले जाके ऊपर चली जा रही है, और उस चिड़िया को देखते ही देखते उनकी निगाह ऊपर की तरफ जाती है, जहाँ पे कि उन्हें रेल की पटरी दिखाई देती है। लेकिन उन्हें याद आता है कि अभी उनके ट्रेन का टाइम नहीं है, और यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है। ट्रेन का टाइम नहीं है। देखिए, अब ये कविता में उन्होंने ट्रेन जो है, एक इंग्लिश वर्ड है, लेकिन उसका भी यूज किया है, क्योंकि अब ट्रेन जो है वो हिंदी में उसको अपना लिया गया है। हिंदी भाषा में ट्रेन शब्द बोला जाता है। नहीं तो ट्रेन को प्योर हिंदी में क्या बोला जाता है? लौह पथ गामनी। तो कवि ने कौन सा वर्ड यूज किया है? ट्रेन का ही यूज किया है। ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। तो कवि को लग रहा है कि ट्रेन का टाइम तो नहीं है, अभी वो थोड़ी देर और बैठ सकते हैं यहाँ पे, लेकिन उन्हें गांव में बैठना, उस खेत खलिहान में बैठना इतना अच्छा लग रहा है कि वो सोच रहे हैं कि यहाँ मैं कितना खुश हूँ, कितना आजाद हूँ। शहर जाएंगे तो फिर से वही वही दिनचर्या, वही ऑफिस जाना, वही काम पे जाना। तो उन्हें लगता है कि अभी तो जाना नहीं है और नहीं जाने का मन कर रहा है। मैं यहाँ कितना स्वच्छंद हूँ, कितना खुश हूँ, आजाद हूँ। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली हैं। अब उनकी निगाह गई कि कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं वहां पे। ये चित्रकूट नामक स्थान है जो कि बुंदेलखंड में यूपी और एमपी के बॉर्डर पे पड़ता है। तो वहां पे ऊंची ऊंची, वहां पे ज्यादा बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं हैं, लेकिन छोटी छोटी पहाड़ियां बहुत हैं जो कि बहुत दूर दूर तक फैली हुई हैं। तो कवि देख रहे हैं कि कैसे छोटी छोटी पहाड़ियां दूर दूर तक फैली हुई हैं। और अनगढ़ चौड़ी, चित्रकूट का जो इलाका माना जाता है, उसका वहां पे अनगढ़ वो अभी तक बहुत ज्यादा विकसित भी नहीं हुआ है, और उसकी बहुत दूर दूर तक चौड़ी चौड़ी हैं, कम ऊंची पहाड़ियां हैं। तो अब देखें आगे कवि क्या कहते हैं। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। अब आगे उनकी नजर जाती है कवि की इधर उधर जब पहाड़ियों पे, तो वो देखते हैं कि वो इलाका काफी निर्जन है, वो बहुत ज्यादा हरा भरा इलाका नहीं है। चित्रकूट का जो काफी कुछ इलाका पड़ता है, वहां पे चंबल के भी बियाबान उसको बोला जाता है आते हैं, जहाँ पे कि ऐसे दूर दूर कांटेदार पेड़ मिलते हैं कुछ कुछ, और ये पहाड़ियां मिलती हैं, छोटी छोटी पहाड़ियां मिलती हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इस भूमि पे ज्यादा हरियाली नहीं है, इसीलिए कवि ने बोला है कि ये बांझ भूमि है।
और रीवा के पेड़, रीवा नमक पेड़ के पेड़, जो कांटेदार पेड़ होता है, उसके कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं जिनको कि कवि ने कुरूप बोला है, क्योंकि उनमें ज्यादा पत्तियां नहीं होती हैं, न ही कोई उनमें सौंदर्य ज्यादा दिख रहा है कवि को। तो कवि बोलते हैं कि इधर उधर कुछ पेड़ खड़े हैं कांटेदार, लेकिन सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर। इसी ऐसा लग रहा है ये स्थान तो निर्जन है, ज्यादा हरियाली नहीं है, लेकिन इसमें भी जब उन्हें सुग्गे का स्वर टें 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 जो लिखा है वो तोते के लिए लिखा है, कि जब उन्हें तोते का स्वर इसी बीच सुनाई पड़ता है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मीठा मीठा रस टपकाता है। कवि को वो स्थान बुरा नहीं लग रहा है जहाँ पे कि ज्यादा हरियाली नहीं है, कांटेदार पेड़ हैं जिनको कि उन्होंने खुद कुरूप कहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि वहां बहुत सारे पक्षियों की आवाजें आ रही हैं, इसलिए उन ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मीठा मीठा कान में रस टपका रहा है। उन्हें बहुत सुंदर आवाजें लग रही हैं चिड़ियाओं की, पक्षियों की। वन स्थली का हृदय चीरता, उठता गिरता, ऐसा लग रहा है कि जैसे इस पूरे जो वन है, इस वन का हृदय चीरता, ऐसा इतनी जोर से आपने कभी सुना होगा जहाँ पे ज्यादा आवाजें नहीं होती, मशीनों की, कारों की, ट्रैफिक की आवाज नहीं है, वहां पे पक्षियों का कई बार ऐसा जोरदार आवाज आती है तो ऐसा लगता है कि जैसे अ, उस सुनसान स्थान का हृदय चीरती हुई आवाज आने लगती है। उठता गिरता सारस का स्वर, टेटों टेटों, सारस पक्षी की ये आवाज है। तो उन्हों सारस पक्षी का भी उन्हें स्वर सुनाई देता है। इससे पता चलता है कि कवि को पक्षियों की बहुत सुंदर पहचान है। वो हर पक्षी की आवाज से पहचान रहे हैं कि ये किस पक्षी की आवाज है। मन होता है उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग। कवि का मन हो रहा है कि वो भी उड़ जाएं इधर उधर, वन की सैर करें, जंगल की सैर करें, और जैसे ये सारस पर फैलाए घूम रहा है, उड़ रहा है, उनका मन कर रहा है कि वो भी इसी तरह उड़ जाएं, उड़ें, स्वच्छंदता से घूमें फिरें, आजादी की सांस लें, जहां जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में। कवि कहते हैं कि मैं भी ये सारस जरूर अपने खेत में जा रहा है जहां इसका जोड़ीदार भी रहता है, जहाँ इसका युगल इसका वेट कर रहा है। तो मैं भी उस खेत में उड़ के जाना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि वो आपस में क्या बातें करते रहते हैं। तो कवि कह रहे हैं, जहाँ जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। तो कवि कह रहे हैं कि क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि प्रेम का असली प्रेम कहानी तो इन पशु पक्षियों और प्रकृति की ही है, क्योंकि शहर में तो केवल व्यापारीकरण है, भावनाओं रहित प्यार होता है। तो कवि का मन कर रहा है कि वो इन्हीं पक्षियों के साथ, उनके साथ ही रहें और उनकी प्रेम कहानी सुने बैठे, अर्थात चुपचाप उनको देखते रहें और थोड़ी देर बैठ के उनको देखते रहें। उनका मन नहीं है ट्रेन में जाने का वापस शहर में, और उन्हें ये प्राकृतिक वातावरण बहुत सुंदर लग रहा है। तो चुपचाप बैठ के वहां वो इस प्रकृति को और निहारना चाहते हैं, इन पक्षियों का और रसपान करना चाहते हैं, आवाजों का, और इस प्राकृतिक सौंदर्य का मजा उठाना चाहते हैं। तो इस तरह से ये कविता खत्म होती है। मुझे उम्मीद है आप सब लोग को इसका भावार्थ समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसके शब्द संपदा। बीते बराबर मतलब है छोटा सा, एक बलिष्ठ बोला जाता है, जो एक वयस्क हाथ के अंगूठे से छोटी अंगुली तक की लंबाई का एक नाप होता है। लगभग 22.5 सेंटीमीटर, 22.5 सेंटीमीटर को बोला जाता है एक बीते के बराबर। कितना मतलब बोला जाता है, नाटे या छोटे कद के व्यक्ति को, मुरेठा मतलब पगड़ी, हठीली मतलब जिद्दी, फाग होली के आसपास गाया जाने वाला गीत, पोखर मतलब छोटा ताल। कमेंट में जरूर बताइए आपको ये कैसा लगा कविता का भावार्थ। इसी के साथ ये पोयम खत्म होती है। थैंक यू।